चलिए देखिए, आपका संधि खत्म हो गया था ना। संधि के बाद अब पढ़ेंगे हम लोग कौन सा, समास। समास को अंग्रेजी में कंपाउंड कहा जाता है। कंपाउंड का अर्थ ही होता है कि जैसे दो अलग अलग पदों से मिलकर एक पद का निर्माण जो करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, समास। जैसे आपको जब हम संधि पढ़ा रहे थे तो वहाँ हमने जब तोड़ रहे थे तो आपको विच्छेद कर रहे थे, उस विच्छेद को वर्ण विच्छेद कहते हैं। जबकि अब हम लोग पढ़ेंगे समास। पिछली बार अभी जो हाल ही में 2021 का टेट हुआ है उसमें सवाल आया था कि समास का विलोम क्या होगा। तो समास का विलोम क्या होता है बताइए, व्यास। व्यास क्यों कहा गया, व्यास किसे कहते हैं। जैसे एक वृत्त खींच दीजिए और वृत्त को परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, हाँ सॉरी, परिधि से परिधि मिलाए लेकिन केंद्र से होकर जाए, हाँ इसको भी तब जीवा हो जाएगा, ये न करिए, ठीक है। तो परिधि से परिधि मिलाए और केंद्र को होकर जाए उसे क्या बोलते हैं, मतलब इस वृत्त में सबसे बड़ी रेखा व्यास कहलाती है। बड़ी मतलब क्या हो जाएगा, बड़ा। और समास माने क्या होता है, संक्षेप होता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप होता है। और इसी का उल्टा पूछेगा तो क्या बताएंगे, व्यास बताएंगे। अब देखिए क्या है, समास का अगर विग्रह की विच्छेद किया जाए तो समधन क्या हो जाएगा। अगर पूछेगा संधि कौन सी होगी तो बताइए, व्यंजन होगी ना, सिंपल। उसमें करना क्या है भाई, यहाँ म है ना, तो म होता क्या है, व्यंजन है। इस म में ये भी नहीं है कि स्वर है, तो समधन सम मन होता क्या है, आस मन क्या होता है, और बराबर मिलना ही क्या कहलाता है। जो चीज़ संक्षेप में लिखी जाती है उसी को हम बराबर मिलाया जा सकता है। अर्थात पूछेगा समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो क्या बताएंगे। अगला बात, समास में क्या क्या पढ़ना है आपको। समास में पहला पढ़ेंगे हम लोग समासिक पद किसे कहते हैं। समासिक पद कोई समस्त पद के नाम से जानते हैं, बात समझिए ना। अर्थात जिस पद की का समास विग्रह किया जाता है उसी पद को हम लोग क्या बोलते हैं, समासिक पद कहते हैं। जैसे अगर यहाँ पर मैं कोई शब्द लिखूं नील कमल, या अगर मैं लिखूं नीलांबर, या मैं लिखूं प्रत्येक, ये जितने भी शब्द हमने लिखा है तीनों ना, ये तीनों शब्दों को पदों को क्या बोलेंगे, समासिक पद। बात समझिए ना। मतलब जिस पद का समास विग्रह किया जाता है उसी पद को हम क्या बोलते हैं, और समासिक पद अर्थात क्या कहते हैं। अब समझेंगे समास विग्रह क्या होता है। देखिए यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल किया गया क्या, विग्रह, और संधि में क्या इस्तेमाल करते थे, विच्छेद। जब वर्णों को तोड़ने की बात आएगी तो विच्छेद कहिएगा, और जब पदों को तोड़ना होगा तो क्या बोलेंगे। अब देखिए जब समास विग्रह किया जाता है तो समास विग्रह दो पदों में होता है। एक पद को बोलते हैं कौन सा पद, पूर्व पद। कहीं कहीं पूर्व पद न लिख के क्या लिखा होता है, प्रथम पद। प्रधान पद अभी नहीं, प्रधान पद तो आपके जब समास के भेद पढ़ाएंगे तब उसमें होगा कि अगर प्रथम पद प्रधान होगा तो क्या कहलाएगा, द्वितीय पद प्रधान होगा तो क्या होगा, किसी तीसरे पद की प्रधानता होगी तो क्या होगा। अभी सामान्यतः हम कहेंगे पूर्व पद, और पूर्व पद के बाद दूसरे शब्द में जो टूटेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, उत्तर पद कहते हैं। उत्तर पद को हम नॉर्मल कहीं कहीं अगर दिया होगा तो लिखा होगा कौन सा पद, पश्च पद लिखा होगा। पश्च माने क्या होता है, बाद का, ठीक है ना। समास विग्रह जो होता है वो पदों के बीच में होता है। पद कहिए या उसी को हम क्या कर सकते हैं, शब्दों के बीच में होता है। जैसे अभी एक शब्द हमने क्या लिखा है यहाँ पर, नीलकमल। इसको तोड़िए, जब इसे तोड़ेंगे तो यहाँ होगा नीला है जो कमल, ठीक है ना। नीला शब्द यहाँ पे क्या होगा, अगर संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण में बात करें तो क्या होगा बताइए। तो आपको एगो बात बताई गई होगी या जानते रहिए दिमाग में बस कि जब पहला पद मतलब पूर्व पद विशेषण होगा तो कौन समास हो जाता है, कर्मधारय समास हो जाता है। वो अपनी जगह है, भेद में हम बात करेंगे। लेकिन इसको हम विग्रह जब किए हैं तो इसको ये रहे कि नील धन कमल, ऐसा तो नहीं किया हमने। अगर ऐसा करते तो समझते कि वो विच्छेद होता है और संधि होता है, और संधि का रूल कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है। नील धन कमल, आप बताइए कोई ऐसा इसमें जहाँ पर दीर्घ है या संयुक्त व्यंजन की व्याख्या हो रही है। अरे जहाँ दीर्घ और संयुक्त होता है वही ना विच्छेद कर दिया जाता है। अर्थात यह शब्द का जब हम तोड़ेंगे तो क्या तोड़ेंगे, विग्रह करेंगे, और विग्रह करने को हम क्या बोलते हैं, सवाल बनेगा। जिस समासिक पद का
विग्रह किया जाता उसी को हम क्या बोलते हैं? मतलब समासिक पद क्या था? और नीलकंठ का हमने विग्रह कर दिया तो क्या कहलाएगा? और समास विग्रह कितने पदों में होता है? पहला कौन सा होगा और दूसरा कौन सा होगा? पूर्व पद को क्या बोलते हैं और उत्तर पद को? कितनी बात समझ में आ गई ना? अगला समझेंगे समास के भेद। अगर आपको नॉर्मली सवाल एग्जाम में आ जाए कि समास के कितने भेद होते हैं तो आप क्या बताइएगा? 4 मारिएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर वहां पे दे दे कि कुल समास कितने होते हैं या समास क्या होते हैं तो वहां पे क्या मारिएगा? 6 मारिए। इसलिए कि आपको मुख्यतः रूप से 4 कौन कौन से होते हैं? मुख्य रूप से सबसे पहला आपका होता है अव्ययी भाव समास। दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। तीसरा कौन सा होगा? द्वंद्व समास। और चौथा कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास होगा। यही मुख्यतः आपके 4 समास होते हैं। अब समझिए तत्पुरुष समास के कितने होते हैं? 2 उपभेद होते हैं। और उपभेद होते हैं कौन सा? एक होता है आपका, कोई दिक्कत नहीं, कर्मधारय समास। और दूसरा क्या होता है? द्विगु समास। इसी को यह हो गए आपके 1 2 3 4 और यह 2 मिलके क्या बन जाते हैं? 6। और सामान्यतः मुख्य रूप से अगर देता है तो कितना बताइएगा? 4। बात समझ गई ना? यही पढ़ेंगे हम लोग इतना। ठीक है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अब समझिएगा यहाँ जो हम लिखे ना अपवादित प्रश्न जो समास से आते हैं, जैसे आपको बताए होंगे वो अलुक समास पूछता है एग्जाम में, अलुक समास करके आता है तो वह तत्पुरुष में ही पाया जाता है। लेकिन आपको उसमें से हम अलग से लिखवा देंगे कि कुछ ऐसे अपवाद प्रश्न पूछे जाते हैं जिनको अलग से पूछता है, जहाँ पर अलुक समास हो गया, ठीक है ना। उसके बाद से सर जी एगो बहुब्रीहि में एगो और बताते होंगे संस्कृत में व्यतिकरण और एगो समानाधिकरण समास, ऐसा पढ़ा होंगे ना। तो कुछ बच्चे कहे सर इसको भी थोड़ा बता दिया करिए। देखिए हिंदी के परिप्रेक्ष्य में हम जो बताते हैं इससे अधिक नहीं आएगा, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो मैं बताने में कोई दिक्कत नहीं है कि बहुब्रीहि में व्यतिकरण और समानाधिकरण बताइए, जबकि ये मुख्य रूप से भाग किसका है वो, और संस्कृत का है। सर इस संस्कृत में खुदे विधिवत बताएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बताएंगे। फिर भी आप कह रहे तो मैं बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो वो जितने आपके हैं, जितने आपको एक्स्ट्रा होंगे वो सब कहाँ पढ़ाएंगे? इस वाले में पढ़ाएंगे। बात समझ गई ना? अलुक समास हो गया, समानाधिकरण हो गया, जितने भी आपको समास बनते हैं सर्च करके जितना भी होगा आपको इसमें बता देंगे आपको। नहीं तो मुख्य रूप से इतनी ही बात हमको पढ़नी है। पहला बात यह पढ़ लीजिएगा, पूछता है एग्जाम में समास के भेद, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। समास का विलोम क्या होता है? व्यास। समासिक पद को हम क्या बोलते हैं? जिस पद का समास विग्रह किया जाता है उसी पद को हम क्या बोलते हैं? समासिक पद कहते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल लिखा गया समास विग्रह, जिस पद का हम लोग क्या करते हैं? विग्रह किया जाता है। जिस समासिक पद का विग्रह करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? समास विग्रह कितने पदों में होता है? पहला क्या लिखा गया है और दूसरा उत्तर पद। समास के भेद कितने होते हैं? मुख्यतः कुल कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुब्रीहि समास। द्वंद्व तत्पुरुष समास के 2 उपभेद पाए जाते हैं। इसमें पहला क्या होता है? कर्मधारय, दूसरा क्या होता है? अब समझ थोड़ा थोड़ा इसके प्रति हम समझेंगे पहले, उसके बाद लिखवाएंगे। इसलिए कि यह बात आपको अगर कोई भी वनडे पढ़ते हैं जहाँ पे हिंदी आपका दिया है व्याकरण का सेक्शन, तो यही आएगा, इससे अलग कुछ नहीं आएगा। तो अब देखिए क्या लिखा है, अव्ययी भाव समास में अगवा एक बात लिखी गई है, अव्यय लिखा है। अव्यय को हम क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण जितने होते हैं सब क्या कहलाते हैं? अर्थात अव्यय का मतलब अविकारी, यही ना होते हैं। तो अविकारी आपको 4 प्रकार के होते हैं सामान्यतः। कितने पढ़ाए हैं? अविकारी शब्द रूप एवं प्रयोग के आधार पे कितने होते हैं शब्द? 2 प्रकार के, एगो विकारी, दूसरा। तो विकारी और विकारी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कोई बताएगा? हाँ, आपको बताए थे संज्ञा का रूपांतरण,
उसमें हम एगो बात लिखवाए थे, 1 नंबर का सवाल श्योर यहाँ से आएगा, दूसरा वचन से एकदम 100% आएगा, और तीसरा किससे आएगा। देखिए यह टॉपिक अपने देखने में आपको लगता है कि ये बात तो हम बहुत पहले से पढ़ते आए हैं, ये आएगा तो आसानी से कर लेंगे, और यह नंबर गेनिंग भी है और नंबर लेके डूबने वाला भी है। अगर आ गया तो आ गया, नहीं आया तो गड़बड़ा जाएगा काम। तो लिंग, वचन और कारक, इसमें भी आपको हिंदी संस्कृत में अलग अलग बताया जाता है। अगर संस्कृत में आएंगे तो लिंग आपको कितने बताए जाते हैं, 3 ठो बताए जाएंगे, लेकिन हिंदी में कितने होंगे, 2, पुल्लिंग और। वचन में भी आप संस्कृत में पढ़ेंगे तो 3 पढ़ेंगे, लेकिन हिंदी में कितने पढ़ना है, बस 2, एक वचन और। कारक में संस्कृत में पढ़ेंगे 6 गो, और हम लोग पढ़ाएंगे हिंदी में कितना, 8 पढ़ेंगे। कारक आने बताने का और मतलब यहाँ पर और भी ये बताएंगे अभी, लिंग वचन कारक के आधार पे जो परिवर्तन हो जाए उसे विकारी बोलेंगे। विकार माने होता है परिवर्तन, समझिएगा। और जहाँ लिंग वचन कारक के आधार पे परिवर्तन ना हो उसे क्या बोलेंगे, और अविकारी अर्थात क्या कहलाएगा, अव्यय में किसी प्रकार का कोई में लिंग में अगर परिवर्तन कर दिया जाए तो क्या वो अव्यय बदलेगा, नहीं बदलता। अब समझिएगा एक और बात, इसमें और भी ट्रिकली बताया जाता है कि कुछ जितने शब्द होंगे समासिक पद, उस समासिक पद के पहले क्या लगा होगा, उपसर्ग लगा होगा। अगर उपसर्ग लगा है तो समझिएगा क्या हो जाएगा। जैसे वो एग्जाम में पूछा गया था यथोचित में कौन सा समास होगा, तो अब देखिए यथोचित में कैसे पता चला कि अभी भाव समास होगा। पहला अगवा एगो शब्द लगा यथा, तो यहाँ पर ट्रिकली बताया जाता है, जहाँ पे प्र, उप, आ, भर ऐसे शब्द और यथा लगा हो तो आप बिना सोचे समझे क्या मारिएगा, अव्ययी भाव का एगो सूत्र होता है। क्या होता है, पूर्व पद प्रधाने अव्ययी भाव, ये एक सूत्र है सामान्यतः। पूर्व पद प्रधाने अव्ययी भाव मतलब क्या लिखा गया है, जिस समासिक पद का समास विग्रह करने के बाद पूर्व पद की प्रधानता होती है उसे हम क्या बोलते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। और पूर्व पद ही मुख्य होता है, और मुख्य होगा इसे यथोचित में क्या होगा यहाँ बताइए, इसको समास विग्रह करें तो क्या होगा बताइए। संधि विच्छेद थोड़े पूछ रहे हैं हम समास विग्रह पूछ रहे हैं, उचित के अनुसार। समझिए यहाँ पे यह होगा उचित के अनुसार। अब यहाँ पर उचित शब्द क्या है, पूर्व पद है, और पूर्व पद ही यहाँ पे क्या है, प्रधान है। ये हो गया। ऐसे समास विग्रह बहुत कम पूछता है, बहुत कम का मुझे लगता है कि ट्रेंड में है कि एको बार पूछता नहीं कि यथोचित का समास विग्रह बताइए, ऐसा नहीं पूछेगा, डायरेक्टली लिख देगा यथोचित में कौन सा समास हो, एकदम सीधे ऐसे ही पूछता है वहां पे, समझेंगे आप। तो अव्ययी भाव समास ही हो गया, अव्यय होगा उसमें। अब समझिएगा एगो आगे लिखा गया कौन सा, तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास का मतलब कि जिसमें क्या रहेगा बताइए, कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह जानते हैं ना, तो आपको बताए थे कारक चिन्ह कितने होते हैं, 8, अभी विभक्ति चिन्ह कितने होते हैं, 7। ध्यान समझिएगा, जब आपको रूप पढ़ाए होंगे गुरुजी, को गुरु बालक का रूप पढ़ाए होंगे ना, बालक बालकौ बालक, ऐसे बालका जब बताए होंगे ना, तो यह प्रथमा में बताए होंगे। ऐसी द्वितीय का क्या होता है, तृतीय क्या होता है, रूप पढ़वाएंगे रटवाएंगे भी सर जी, लेकिन रूप से एग्जाम में आपके सवाल आता है कि गम धातु का सप्तमी में लंग लकार में क्या होगा, और सॉरी तृतीया में, चौथी में, पंचमी में जो भी हो उसमें का क्या, अरे भगवान, अच्छा पट धातु का होगा, मान लीजिए धातु, हम उठुए बता रहे हैं, धातु रूप पढ़ाए होंगे ना, तो धातु रूप में बताते होंगे इसका उस अरे क्या बोलते हैं, प्रथमा में किस कौन सा रूप होगा वहां पे, ऐसे आता है ना। तो अब समझिएगा, जब हम बात करेंगे तो कारक में 6 ठो पढ़ेंगे हम लोग, सॉरी कितना पढ़ेंगे, कारक चिन्ह होते हैं कितने हैं, लेकिन विभक्ति चिन्ह कितने होते हैं, लेकिन एम में कितना पढ़ेंगे, 6 गो। कारक में पहला क्या होता है, कर्ता कारक, अंतिम क्या होता है, संबोधन। ये दोनों को छोड़ देंगे, होते कितने हैं, 8, और 2 तो छोड़ दें, कितना बचेगा। उन विभक्ति चिन्हों से जो विग्रह किया जाएगा उसी को हम क्या बोलते हैं। और तत्पुरुष समास के 2 भेद होंगे, जिसमें प्रथम पद में विशेषण होगा वह कर्मधारय हो जाएगा, और द्विगु समास में जिसमें प्रथम पद में क्या रहेगा, संख्यावाची रहेगा।
बात समझी ना। और संख्यावाची के साथ साथ कभी कभी ऐसा होता है कि वह होता तो है संख्यावाची, लेकिन तीसरे पद की प्रधानता हो जाती है। जैसे चतुर्भुज, तो चतुर्भुज में होता है 4 भुजाओं वाला। तो 4 भुजाओं वाला में अगर आपको कहेंगे सर जी वर्ग भी तो 4 भुजाओं वाला होता है, तो अगर वर्ग की अनुभूति हो रही होगी तब वहां पे क्या मारेंगे? द्विगु समास। लेकिन अगर उसमें द्विगु भी दिया है, बहुव्रीहि दिया, तब क्या करेंगे? तब वहां पे प्रधानता देखी जाती है और वहां पे क्या मारेंगे? अब समझे, द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, अप्रधान नहीं, प्रधान। मतलब प्रथम पद ही प्रधान होगा और उत्तर पद ही प्रधान होगा। जैसे माता पिता, तो माता पिता को विग्रह करिए, माता और पिता, माता भी प्रधान, पिता भी नहीं, पिता प्रधान उपरधाइन, ठीक है। ती हो जाएगा कौन सा समास? द्वंद्व समास। जहां पर अब समझिएगा एग्जाम में पूछता है कि और के अलावा भी द्वंद्व समास का मतलब पहचान क्या होती है, तो विग्रह से पहले उस शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बात समझिए ना। अब सवाल बन जाएगा, अगर इस बात को रटवा देते हैं बच्चे को, तो अगर कह देंगे ठीक है तब बताओ दिनों दिन में कौन सा समास होगा? अब समझिए यहाँ भी क्या लिखा गया है, लेकिन यह दोहराव है। समझिए यहाँ पे यह दोहराव है, दिनों दिन मतलब प्रतिदिन की ये बात कर रहा है, लगातार। और लगातार प्रतिदिन प्र में क्या उपसर्ग लगा है, अर्थात यहाँ पे कौन समास हो जाएगा? तो एगो ट्रिकली नोट करके लिखवाएंगे भी, बताएंगे भी कि जिस पद में एक ही शब्द की बार बार दोहराव का बोध होता है, बात समझी ना, तो वहां पर कौन समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है ना। अब क्या द्वंद्व समास में आगे समझ में ना। ऐसे ही माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, ठीक है ना, इन सभी शब्दों में कौन सा, अरे पदों में कौन सा समास होगा? तो क्या होगा? द्वंद्व समास। और अंतिम कौन सा लिखा गया है? इसमें दोनों पद क्या होते हैं? अप्रधान। एग्जाम में पूछता है कि किस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं। अब बाकी बतिया लिखबे नहीं करेगा कि तीसरे पद की प्रधानता होती है, लिख देगा तो बच्चे दिमाग में आ जाएगा, और उसमें लिख देगा। इसलिए कि यह माना जाता है, देखा जाता है कि बच्चे पढ़ते समय और टीचर पढ़ाते समय ही यह बात बताना थोड़ा रेयर केस में कम कर देता है कि दोनों पद अप्रधान। वो सीधे बताता है कि तीसरे पद की क्या होती है, और बच्चे के दिमाग में बैठ जाता, सवाल बन जाएगा कि जहाँ दोनों पद अप्रधान होगा क्या हो जाएगा। तो सिंपल है कि कहीं ना कहीं सब में कोई ना कोई पद की क्या हो जाएगी। तो अगर किसी पद में दोनों पद अप्रधान है तो किसी तीसरे पद की क्या हो जाएगी? प्रधानता हो जाएगी। जैसे त्रिदेव, त्रिदेव में तीनों देव आएंगे ना, तो तीनों देव में लगा सर यहाँ पे अभी आपने बोला कि सर जहां पर संख्यावाची होगा वहां पे क्या हो जाएगा? द्विगु। जबकि त्रिदेव लेने पर एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है, तीसरे व्यक्ति का, कौन? वो है शंकर भगवान, ठीक है। तो अर्थात कौन समास हो जाएगा? यही बात जितना बोले इसी को एक थ्योरेटिकल या नॉर्मली क्या किया जाएगा? लिखा जाएगा। कोई दिक्कत? अभी जितना बताया इसमें कोई समस्या? अभी जितने लोग पीछे आ रहे हैं अगर चाहे तो एक बार दोहरा देंगे, पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, सर क्या नहीं समझ में आया? सब समझा दें? ठीक, सब समझा दे रहे हैं। एक नोट कर लीजिए, समझिए समास का अगर आप पहले से पढ़े हैं, इतना बात अगर नोट कर लेते हैं तो समझिए इतने ही में समास क्या हो गया। और क्या है? अरे हम बता दिए एग्जाम पे, अरे घर पे जाइए किताब में उदाहरण देखिए, करिए, लिखवाएंगे, डरिए मत, ठीक। बताइए आस पास और पास पास, ये दोनों में कौन समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्यों? आस पास, पहला आस पास लिखा गया, आस पास में किसी प्रकार का लिंग वचन कारक के आधार पे बदलाव नहीं होगा। और जब बदलाव नहीं होगा तो क्या कहलाएगा? वो अव्यय। और अव्यय होगा, इसका मतलब कौन समास हो जाएगा? अब पास पास में किसका बोध हो रहा है? दोहराव का। बार बार, पास पास, ये जितने भी शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? एक ही शब्द का दोहराव हो रहा है। और जहां पर दोहराव होता है वहां पर भी क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। बात समझ गई? और कोई लिखा जाए? लिखिए, नोट करना, इसको नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम तो पहले ही बोले इस बात को इतना नोट कर लेते हैं तो पहले पेज में ही आपको समास में चीजें समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है। सारी चीजें बोले, जब दो या दो से अधिक पदों को, जब दो या दो से अधिक पदों को
जब दो या दो से अधिक पदों को निर्देश पूर्वक, जब दो या दो से अधिक पदों को निर्देश पूर्वक आपस में मिलाया जाता है, आपस में मिलाया जाता है, समास कहलाता है या कहते हैं। मिलाया जाता है, समास कहलाता है या कहते हैं, जो भी लिख सकते हैं आप। ठीक, लिखिए उदाहरण, जैसे लिखिएगा जो भी है। देखिए पहला प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। एक लिखिएगा नीलांबर। दो उदाहरण लिखिए, इसको समास विग्रह करेंगे। प्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा? अच्छ के सामने। अच्छ मतलब क्या होता है? गुड, आंख होता है। नीलांबर क्या हो जाएगा? नीला है जो अंबर। ठीक है ना, यही समास हो गया। देख रहे हैं क्या बोले हैं आप? परिभाषा को मिलाइए। परिभाषा क्या लिखी गई है कि जब दो या दो से अधिक पदों के, देखिए ये तो हो गया। एक और लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा एक दंत। एक दंत का मतलब किसका बोध हो रहा है? अब कहेंगे कुछ लोग कि सर परिभाषा जो लिखवाए हैं कि जब दो या दो से अधिक पदों को, जबकि इसमें दो ही पद हैं, इसमें भी दो ही पद हैं, तो दो या दो से अधिक क्यों लिखवाएं? अधिक किसलिए लिखवाएं? किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है ना। एक दंत के बाद क्या आ गया है? ये कौन से पद हो जाएंगे? इसीलिए लिखवाया गया है जब दो या दो से अधिक पदों का क्या हो? निर्देश पूर्वक। इसमें अलग निर्देश था, इसमें निर्देश अलग है, और इसमें निर्देश है ना। निर्देश पूर्वक इन सबको हम क्या कर रहे हैं? मिलाया जाता है। देखिए अच्छी के सामने को क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष। नीला है जो अंबर क्या बोलेंगे? अब गणेश जी क्या होते हैं? अब कहें सर जी गजानन भी तो होता है। ऐसे बहुत से हैं, बात समझिए ना। तो उसके आधार पर भी होता है। तो इन तीनों को अगर बात किया जाए तो यह सब जो होते हैं वह क्या कहलाते हैं? समास। अगला हेडिंग लिखिएगा समासिक पद। अगली हेडिंग होगी आपकी समासिक पद। समासिक पद जितना बढ़िया से बना लेंगे, नोट्स बना लेंगे, बता दिए हम इसी समय में। फिर एग्जाम के करीब आने पर इतना बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ नहीं चलेगा। यहाँ तक बस उदाहरण दो दो दीजिए, काम बन जाएगा। बात समझिए ना। मैं बता दिया हूँ समास खत्म करने के लिए मात्र कितना लेक्चर लेते हैं लोग? 2 लेक्चर। मतलब एक दिन में हम पूरा क्या बोल करेंगे? सारा मतलब इंट्रोडक्शन समझाएंगे, बताएंगे। दूसरे दिन आएंगे, सबका उदाहरण लेके क्या कर दिया जाएगा? लिखा खत्म हो जाएगा। अब समासिक पद यही सारी चीज़ें होती हैं। बच्चे इसलिए कहा जाता है कि बच्चे लेवल के हैं, तो घर पे पढ़ेंगे। तो हमको पता है घर पे कितना पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है? तो लिख लीजिए समासिक पद, उसी को हम क्या बोलते हैं? समस्त पद। लिखिए दो पदों के मिलने से, दो पदों, तो दो पदों के आगे क्वेश्चन में क्या लिख लीजिएगा? अच्छा छोड़िए, अभी बाद में लिखिएगा। दो पदों के मिलने से बने पद को, दो पदों के मिलने से, हम इसमें लिखे हैं मैम कि समास के पद मुख्यतः कितने होते हैं? यहां पर बात किया जाएगा मुख्यतः की, और यहां पे क्या बात करेंगे? कुल समास कितने होते हैं? 6। अब मुख्यतः कितने होते हैं? 4। क्या बोले हैं? दो पदों के मिलने से बने पद को समासिक पद कहते हैं। समासिक पद कहते हैं। अब उसी के नीचे यह बात लिख लीजिएगा, समासिक पद बराबर, समासिक पद बराबर, आज मनोविज्ञान क्लास नहीं है, समासिक पद बराबर लिखिएगा पूर्व पद
प्रथम पद प्लस उत्तर पद पश्च पद, यह बात लिख लीजिएगा। क्या विग्रह में लिखवाएंगे समासिक पद का, तो लिखिए ना परिभाषा, क्या लिखे हैं आप लोग? समासिक पद में लिखे ना कि दो पदों के मिलने से बना पद। तो दो पद कौन कौन से हैं? पूर्व पद और उत्तर पद, उसी को लिख लीजिए। दो इसमें लिखिए चाहे उसमें लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्व पद प्लस उत्तर पद बराबर क्या मिलके होता है? समासिक पद होता है। हो गया। अगला आइटम डालिएगा समास विग्रह। समास विग्रह, हम सोचे हुआस ले रहा है, हमको क्या पता वो काटने के कर रहा है। समास विग्रह, लाल वाले बहुत खराब होते हैं सब। अरे उधर चले जाएंगे, अगर कोई सामान अगर आप मोड़ के लेके जा रहे हैं, भले कपड़ा ही क्यों ना हो, हाँ बंदे भी ठीक, हाँ सोना चल गई मान लो जे जहाँ गल आपने बतावा था, कौन दिक्कत ना, ठीक है ना। तो वहाँ पे तो लड़के वाले रहते हैं सब, तुरंत वही झुंड में चलते हैं सब, भैया तू लेके जो, ठीक। वही अपना अलग अलग जगह है। ठीक है, बढ़िया है। क्या लिख रहे थे? समास विग्रह लिखिए। समासिक पद को पुनः अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाता है। समासिक पद को पुनः अलग करने की प्रक्रिया समासिक पद को पुनः अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाता है। समास विग्रह कहलाता है। अर्थात प्रत्यक्ष क्या है? समासिक पद, और अच्छी के सामने क्या है? समास विग्रह है। इसमें प्रथम पद क्या है? अच्छी, और सामने यहाँ पर क्या है कि उत्तर पद। इसीलिए आपको अभी भाव समास में लिखवाया जाता है पूर्व पद क्या है? प्रधान, और अच्छी यहाँ पर क्या है? प्रधान होता है। ठीक है, चलिए अगला लिखिएगा समास के भेद। लिखिएगा समास के भेद। समास के भेद, लिखिएगा हिंदी व्याकरणों ने, हिंदी व्याकरणों 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में सवाल आया था वाक्यांश के लिए एक शब्द जो व्याकरण जानता है, जो व्याकरण जानता है उसे क्या कहते हैं? तो व्याकरण कर्ता या व्याकरण कहा जाता है। तो व्याकरणों का मतलब जो लोग व्याकरण लिखते हैं और व्याकरण पे इस रिसर्च करते हैं। देखिए सब लोग होते हैं अलग अलग, गद्य वाला सेक्शन अलग होता है, पद्य वाले सेक्शन अलग होते हैं, और व्याकरण वाले सेक्शन अलग। सबके आपके अलग अलग लोग कवि लेखक एवं मिलेंगे। और वर्तमान में आधुनिक युग चल रहा है, आधुनिक काल। तो साहित्य में आपको पढ़ाया गया होगा, सुने होंगे आप लोग, बताए भी थे आपको कि साहित्य का जब काल विभाजन किया गया था, कितने विभाग में किया गया है? 4। पहला आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, उसके बाद से रीति काल, और वर्तमान में क्या चल रहा है? आधुनिक काल में भी अलग अलग लिखवाए होंगे आपको, ठीक है ना। नवजागरण काल, प्रगतिवाद, ये सब। और अंतिम में इस समय क्या चल रहा है? नई कविता का दौर चल रहा है। कौन सा दौर? नई कविता का। और नई कविता में जैसे जितने भी आप कल के जो लोग नई कविता पढ़ते हैं, लोग देखे होंगे डिबेट उबेट में, अरे कभी न्यूज चैनल नहीं आता है, हाँ यहाँ उनका ले लीजिए, कुमार विश्वास का। कुमार विश्वास जो गाते हैं, जो लिखते हैं, वो सब क्या है? कविता है। बात समझिए ना। कविता में क्या होता है? देखिए पद में क्या होता था? दोहा में देखे हैं, दोहा का तुकांत जो होता है पहली लाइन, पहली पंक्ति से दूसरी पंक्ति में होता है। बात समझिए ना।
छंद में, चौपाई में, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक सागर का उजागर तुक मिल गया। लेकिन अब जो नई कविता का दौर आ गया है, पहली पंक्ति का तुक जो हो सबसे अंतिम पंक्ति से मिल रहा है। बस समझिए ना, बीच में भी मिल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपका नई कविता का दौर चल रहा है। तो अब यहाँ पर हम जो लिखवाए हैं क्या, व्याकरणों, तो व्याकरण लोग मिल के व्याकरण क्या क्या इसमें शुद्ध संशोधन होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सारी बात उसमें देता है। तो लिखिएगा, लिखिए, हिंदी व्याकरणों ने समास के मुख्यतः 4 भेद बताए हैं। हिंदी व्याकरणों ने समास के मुख्यतः 4 भेद बताए हैं। समास के मुख्यतः 4 भेद बताए हैं। 4 भेद बताए हैं। अब यही लिख लीजिए चारों, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। हो गया। अब लिखिए नीचे स्टार या नोट बना के, हाँ रुकल ही हैं हम। नीचे अगला पॉइंट में स्टार या नोट बना के लिखिएगा। देखिए, तत्पुरुष समास के 2 उपभेद बताए गए हैं। 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 ठीक, उसी को नीचे लिख लीजिएगा, कर्मधारय समास और द्विगु समास। कर्मधारय समास, द्विगु समास। अब वही लाइन चेंज करके अपने लैंग्वेज में चाहे स्टार नोटेशन बना के लिखिएगा। कुल समास की संख्या 6 होती है, अर्थात कुल समास की संख्या कितनी होती है, 6। कुल समास की संख्या कितनी होती है, 6। समय की बात क्या पता है, सवाल यही बन जाएगा डायरेक्टली, समास मुख्यतः कितने होते हैं, अब कुल समास के भेद कितने होते हैं, 6। कर्मधारय द्विगु किसके उपभेद हैं, तत्पुरुष समास के। तत्पुरुष समास के 2 उपभेद कौन कौन से हैं, कर्मधारय या द्विगु समास। दोनों तरीके से मैं बता देता हूँ, दोनों सवाल कई तरह पूछेगा। मैं बताया था ना, वो कहावत कही जाती है कि नाक को पकड़ना है, ऐसे पकड़ेंगे तब वो नकिया पकड़ा रही है, ऐसे पकड़ेंगे तब वो पकड़ लिए ना। अरे तब वो मैंने पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया। अब चाहे नागपुर हो के कानपुर आवा, चाहे सीधे कानेपुर चल जा, बात समझ गई ना। तो वही कंडीशन यहाँ पे है कि तत्पुरुष समास के 2 उपभेद होते हैं, या सीधे पूछेगा कर्मधारय और द्विगु समास 2 उपभेद किसके हैं, तब क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है ना। अब इसमें लिखिएगा सबसे पहला अव्ययी भाव समास डाल लीजिएगा। कुल लगा के, क्या कुल लगा के, हाँ फिर, हाँ हाँ जी, हाँ हाँ बताइए, मालूम है तब वो ही करेगा 11। अंग और अ है नहीं है स्वर भाई, अंग और अ स्वर किसने पढ़ा दिया, हम तो यही बता दीजिए। हाँ समझिए मेरी बात को, आप जो कह रहे हैं सवाल, अगर सवाल लिखा हो ना समास के कितने भेद होते हैं, ऑप्शन लिख दिया है 4 5 6 7, समास के कितने भेद होते हैं, तब वहां पे क्या मारिएगा, 6 मारिएगा। देखिए हम क्या सवाल, न तो मुख्य लिखा है न तो कुल शब्द लिखा है, अर्थात समास के भेद होते हैं डायरेक्टली बस पूछेगा तो क्या मारिएगा। जब तक मुख्यतः नहीं पूछेगा तब तक आप 4 नहीं मारेंगे, समझ में आई बात। इसीलिए समस्या हो जाती है, अगर मुख्यतः शब्द लिखा होगा तभी 4 मारेंगे,
अगर कुल दे चाहे मत दे, बस लिखा और समास के भेद होते हैं, तब वहां पे क्या मारिएगा, छ ही मारिए। अगली कंडीशन, आपने कहा था स्वर के भेद, स्वर वर्ण कितने होते हैं, तो स्वर वर्ण कितने होते हैं, स्वर वर्ण के कुल कितने वर्ण, कुल कितने वर्ण है स्वर में, तब भी कितना बताइएगा। ये लिख अंग और अ जो है वह कभी स्वर में गिना ही नहीं जाता है, कौन का कहाँ कहीं नहीं गिना जाता है, यह तो हिंदी शब्दकोश में आया हुआ है। वो ऐसा ही पूछा था, हिंदी में कुल स्वरों की संख्या, हाँ, हिंदी में कुल स्वरों की संख्या 11, और हिंदी में स्वर की संख्या 11, उसमें कोई डाउट नहीं, तो सही है, इसमें क्या है। चलिए देखिए, लिखिए अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास के सूत्र लिख लीजिएगा। ठीक है ना, सही तो है। पूर्व पद कहाँ ने मात्रा सही से है, ठीक, पूर्व पद प्रधान है, अव्ययी भाव, यही परिभाषा हो गई, समझ लीजिए। अगर इसको याद किए तो यही परिभाषा हो गया, ठीक। इसी को तो बोलना है जो आपको एग्जाम में किताबों में लिखा होगा, यही लिखा होगा। जिस समासिक पद का पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं। एक और सवाल पूछ देता है कभी कभार को कि अव्ययी भाव समास में जो समासिक पद होते हैं वह क्या होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, या क्या बोलते हैं अव्यय, ऐसे लिख के देगा। तो अव्यय नहीं होते हैं, समासिक पद दिया है पूरा, समासिक पूरे पद क्रिया विशेषण होते हैं। मानिएगा जितने भी समासिक पद होते हैं अव्ययी भाव समास के, वो सब अव्ययी भाव समास में जो उसमें उपसर्ग लगा होता है वह उपसर्ग किसी रूप में कार्य करता है, अव्यय के रूप में कार्य करता है, ठीक। उसी को लिख लीजिए बारीकी बस। लिखिए जिस पद का पूर्व पद प्रधान वह अव्यय होता है, जिस पद का पूर्व पद प्रधान वह अव्यय होता है, एवं समस्त पद जिस पद का पूर्व ठीक, जिस पद का पूर्व पद प्रधान व अव्यय होता है एवं समस्त पद क्रिया विशेषण होता है, हो समस्त पद क्रिया विशेषण हो, वहां अव्ययी भाव समास होता है। बता रहे हैं, नीचे लिखिएगा एक ठो ट्रिक, ट्रिक लिखिएगा। पूर्व पद क्या रहेगा, अव्यय या उपसर्ग, बस इतना ये ट्रिक है। बस हम क्या बोले हैं सुनिए, हम बोले हैं यह परिभाषा पढ़िए, पूर्व पद प्रधान है अव्ययी भाव। एक हम लिखवाए थे आपको, अभी लिखवाए हैं, समस्त पद होता है। समस्त पद में दोनों पद होगा, पूर्व पद भी होगा और उत्तर पद भी होगा। हम लिखवाए हैं कि जिस समासिक पद का पूर्व पद क्या हो, प्रधान हो एवं क्या हो, अव्यय हो। और यह किसकी बात किया गया है, सिर्फ पूर्व पद की। और जो भी पूरा पद होगा वह पूरा पद क्या होगा, क्रिया विशेषण होगा, तब वहां पे कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगली कंडीशन, यह सदैव नहीं होगा, अभी सुन लीजिएगा, सदैव नहीं होगा क्रिया विशेषण। यह बात लिखी गई है, नालंदा पढ़िए, वासुदेवानंद प्रसाद का पढ़िए, ये कहते हैं कि यह बात क्रिया विशेषण से होगी, लेकिन हमेशा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो अगर नॉर्मली ऐसे दे दे कि क्रिया विशेषण किस पद को कहा जाता है, जिस पद में क्रिया विशेषण मुख्य हुई समास पद हो, उसे कौन सा समास होगा वहां पे, तो क्या बताइएगा, अव्ययी भाव समास होगा। सदैव नहीं होगा, इतना समझिएगा, सदैव नहीं होगा, ठीक। जैसे मैं बताया हूं, उदाहरण लिखिए, जैसे यहाँ पर यथाशक्ति,
इसको जब हम तोड़ेंगे, विग्रह करेंगे, यह है क्या पहले बताइए, क्या है ये? समस्त पद है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, समासिक पद। समासिक पद को तोड़िए, तोड़ेंगे तो किसमें तोड़ेंगे, पूर्व पद और उत्तर पद में तोड़ेंगे। अब जैसे आप इसको डायरेक्ट यथा धन शक्ति, यह नहीं विग्रह है, संधि विच्छेद नहीं पढ़ रहे हम लोग। अब यहाँ पे हो जाएगा इसको शक्ति के। अब यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने क्या लिखा, पूर्व पद क्या होगा, अव्यय या इस किसके लिए कहा गया, जानते हैं किसके लिए, सिर्फ समस्त पद में देखने पर लगे हो, नहीं समझ मेरी बात। हाई समस्त पद है, इसमें सिर्फ तोड़ना नहीं है अभी बस इसको देखने के बाद जो इसमें पहला पद जो दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, अव्यय, और उसके आधार पे क्या नजर आया, जैसे अभी मैंने बोल दिया प्रत्येक, तो प्रत्येक में यहाँ पे क्या लगा है, प्र है, क्या होता है ये। लेकिन अब तोड़िए, तोड़ने के बाद रियल में पूर्व पद नजर आएगा आपको। जब तोड़े तो यह हो जाएगा क्या, इसको जब तोड़ेंगे तो होगा एक 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 के बता रहे हैं, प्रत्येक का होगा नहीं, एकाएक नहीं होगा। यहाँ जो एक है ना, यही यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूर्व पद हो जाएगा। अब कहें सर दोनों सेम है, तो दोनों सेम से नहीं मतलब है, मुख्यतः यहाँ पर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, प्रत्येक, तो प्र जो यहाँ पर दिख गया, यथा जो शब्द दिख गया, यह सिर्फ समस्त पद में ध्यान दीजिएगा। और जब इसको समास विग्रह कर देंगे तो वहां पर पूर्व पद क्या हो जाएगा, शक्ति, और के अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखिए उत्तर पद की कोई महत्ता मात्रा है इसमें, मात्रा किसकी है, पूर्व पद की। मुख्य यहाँ पर क्या है, शक्ति के अनुशक्ति, इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है अव्ययी भाव समास। इसीलिए कुछ लोग हाई बतिया नहीं बताते हैं, बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि यहाँ तो बताए थे इस बात को और यहाँ बता रहे शक्ति के अनुसार। इसीलिए कहा था कि ऐसे लिख लीजिए, और जहाँ पर उपसर्ग और क्या दिख जाएगा, अव्यय दिख जाएगा, क्या मार दीजिएगा, अव्ययी भाव। इसलिए बताते हैं लोग कि यह एग्जाम में नहीं आता है, ठीक। हाँ, बस डायरेक्टली ऐसे देगा आपको। जैसे देखिए 2018 के संस्कृत में पूछा गया था, यथा कर्म में कौन सा समास होगा। जब इसको आप विग्रह करेंगे तो कर्म के अनुसार होगा ना, तो कर्म यहाँ पर क्या है बताइए, पूर्व पद है, तो पूर्व पद प्रधान क्या हो जाएगा। लेकिन यथा शब्द में पूर्व समस्त पद का वो क्या कहलाएगा, पूर्व पद। अब इसलिए वहां पे क्या लिखा गया है, अव्यय, तो इसके आधार पर भी वो क्या बन जाएगा, अव्ययी भाव समास। लिखिए उदाहरण, एग्जाम्पल लिखिए सब। यथा विधि, प्रत्येक का, कुछ किताबों में अलग अलग दे रखा है, हर एक भी सही हो जाएगा। और अलग से हर एक में भी पूछता भी एग्जाम में, अलग से एग्जाम में हर एक में पूछता है। तो हर एक अपने आप में अव्यय है, इसलिए कि इसमें लिंग वचन आकार के आधार पर बदलाव नहीं कर सकते हैं, तभी वहां पे भी भाव समास हो जाएगा। लिखिए उदाहरण, यथा विधि, यथा विधि 2016 यूपी टेट संस्कृत में यह सवाल आया था, यथा विधि में कौन सा समास होगा। तो हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, विधि के अनुसार। अगर लिखिएगा यथा कर्म, कर्म के अनुसार, यथार्थ, यथार्थ अर्थ के अनुसार, यथोचित, यथोचित क्या हो जाएगा, उचित के अनुसार, यथा रुचि, यथा रुचि क्या हो जाएगा, रुचि के अनुसार, समक्ष, समक्ष अच्छी के सामने, दोनों के लिए होगा, प्रत्यक्ष और समक्ष। बात समझ गई ना, ये दोनों में आपका भी भाव समास होगा। प्रतिक्षण, प्रतिक्षण यहां पर दो तरीके से होगा, एक आप लिखते हैं प्रत्येक क्षण, और एक जगह लिखा होगा क्षण क्षण। अब देखिए क्षण क्षण में क्या हो रहा है,
एक ही शब्द का दोहराव, तब भी क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। आप प्रत्येक क्षण लिखेंगे तब भी क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। लिखिएगा आजीवन। आजीवन में क्या लगा हुआ है? आ क्या है? उपसर्ग, इसलिए कौन समास हो जाएगा? आजीवन का उत्तु करिए, जीवन भर। आजीवन का समास वगैरह क्या हो जाएगा? जीवन भर। इसलिए कि जीवन यहाँ पर क्या है? पूर्व पद, और पूर्व पद क्या क्या हो रहा है? तो ये प्रधान हो रहा है। अगर लिखिएगा हर समय, हर समय, हर समय, ठीक, इसका हो जाएगा प्रत्येक समय। अब प्रत्येक समय का मतलब होगा, समझ लीजिए, हर समय आप अपने आप में अव्यय होगा, कोई बदलाव नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। अब आप नॉर्मली शब्द लिख लीजिए, विग्रह मत करिएगा, शब्द लिख लीजिए, बाकी घर में करते रहिएगा। लिख लीजिए शब्द, लिखिएगा निर्जीव। पूछा गया सवाल है एग्जाम में, निर्जीव, जीव के बिना, जीव के मत बोलिएगा, जीव के बिना। जीव यहाँ पर क्या होगा? पूर्व पद प्रदान करना है ना, तो बिना जीव के लिखेंगे तो क्या पूर्व पद प्रदान होगा? जीव के बिना क्या होता है? निर्जीव हो जाएगा। अगर लिखिएगा आजन्म, आजन्म, निडर, निडर, अनुरूप, अनुरूप, भरपेट, भरपेट, बेशर्म, बेशर्म नहीं लिखना है, बेशर्म, म पे उड़ंतु और रहेगा, बेशर्म तो बनाया जाता है। चलिए आगे लिखिए उपकूल। पूछा क्या सवाल है? उपकूल, उप मने, और उप यहाँ पे क्या है? उपसर्ग है। उपकूल इत्यादि, ये जितने भी होंगे इस सब में, मतलब आगे जितने भी उपसर्ग लगे होंगे सब क्या हो जाएंगे? अब लिखिएगा 2000 का नोट, नोट लिखिए। उपकुल, कुल के अनुसार होगा। अच्छा, वो कुल के समय, बात समझ गई? कुल का, जैसे उन्हें कहते हैं कि अरे कुल मतलब यहाँ पे उससे लिया गया, कुल में बड़ा की मात्रा लगाइएगा, कुल मैंने खानदान से है, ठीक। शर्म के बिना, बिना शर्म के बोलता है, लेकिन शर्म के बिना होगा यहाँ पे। देखिए शर्म में ना हो, क्या कहेंगे? तेज मत कहिए, लगता हमको कह रहे हैं आप लोग। लिखिए आगे, कुछ पदों में, हाँ कदे में कौन दुराए है जी? बताते हैं कुल के समय या कुल के अनुसार होगा वहां पे, कुल के समूप, कुल के समीप में उपकुल कहाँ से होगा? उसका उप का मतलब क्या होता है? कुल का, हाँ समीप होगा, कुल के समीप। समझ तो नहीं आ रहा है? देखिए है, दिखा है किताब में, वो किताब लेके आया है? इतना में से क्यों किताब नहीं लेके आया है? अच्छा है, लेकिन किताब दिया नहीं है। ठीक है, तब क्या कह लोकल किताब मत खरीदा करिए आप लोग। लिखिए इत्यादि लिख लीजिएगा आगे। लिखिए नोट, कुछ पदों में एक ही प्रकार के शब्दों का दोहराव होता है। कुछ पदों में, कुछ पदों में एक ही प्रकार के शब्दों का, कुछ पदों में एक ही प्रकार के शब्दों का, कुछ पदों में एक ही प्रकार के शब्दों का दोहराव, कोष्ठ में लिख लीजिएगा पुनरावृत्ति। कभी कभी ये भी दे देता है, लिखे रहेंगे दिमाग में रहेगा। पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति हो, वहां भी अव्ययी भाव समास होता है, वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। उपकुल का होगा कुल के समीप, कर लीजिएगा कोई बात नहीं। लिखिए जैसे, जैसे बोले, लिखिए बीचों बीच,
बीचों बीच, तो बीचों बीच के बीच में क्या लगा दीजिएगा, योजक होगा, योजक चिन्ह लगा देंगे, कामा, ऐसे लिखते चले जाएंगे। बीच में बड़ी की मात्रा रहेगी, ठीक है। लिखिएगा अगला, रातों रात, रातों रात, पल पल, न माने टिंकू जिया, बस पल पल लिखना है। लिखिए पल पल, घड़ी घड़ी, हर घड़ी बदल रही है। लिखिए हर घड़ी घड़ी, बार बार, बार बार। अगला धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। लिखिए धीरे धीरे, तेज आई तो क्या हो जाएगी, उल्लट जी बका। लिखिए धीरे धीरे, भागम भाग, भागम भाग। जितने धीरे उतने तेज भगवान पड़ेगा आपको, ठीक। और अंतिम लिख लीजिएगा दिनों दिन इत्यादि। लिखे क्या दिनों दिन, लिखें तो अच्छी बात, नहीं लिखें तो लिख लीजिएगा, ठीक। यह था आपका बेवफा समास। बाकी वाला जो बचा हुआ है चारों, ठीक, बाकी जो चारों बचा हुआ है उसको आप लोग अगले सेक्शन में, अगले टर्न करें, अगली क्लास में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। फिर पूछना किसी को क्या टेस्ट आप